हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसे चल रही है बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेरनियो? वेलकम बैक टू अ धमाकेदार सेशन। आज हम करने वाले हैं लाइट से ऐसे 10 सवाल जो आप डेफिनेटली अपने प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो। इवन आपका मिड टर्म्स नहीं हुआ तो मिड टर्म से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड दिस इज वन ऑफ आवर मोस्ट फेमस सीरीज जो आपको थंबनेल में दिखा। ये 10 सवाल जरूर आएंगे। ये पिछली बार जब हमने किया था पिछले साल के बच्चों के लिए, बच्चों ने तहलका मचा दिया था क्योंकि ये 10 सवाल उनके प्री बोर्ड्स में भी बोर्ड्स में भी दिखे थे। इन्हीं 10 सवालों में से लाइट चैप्टर से आपको 3 या 4 सवाल आता है मैक्स टू मैक्स, और वो 3-4 सवाल अगर एक ही सेशन से आ जाए कितना मजा आएगा, है कि नहीं? तो दीज क्वेश्चंस आर वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन दी बोर्ड एग्जामिनेशंस, आल्सो द क्वेश्चन व्हिच वी एक्सपेक्ट कैन कम दी मोस्ट इन योर बोर्ड्स एंड योर प्री बोर्ड्स और ऑल्सो मिड टर्म्स। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, फोड़ते हैं और देखते हैं कि भाई सवाल कैसे हैं। अब देखो, हो सकता है कि यार आपके सवाल डिट्टो ना आए लेकिन सिमिलर जरूर आ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल और कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको यही 10 सवाल वाला सेशन क्या बाकी चैप्टर्स के लिए भी चाहिए और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी चाहिए। तो अगर ये वीडियो 500 कमेंट्स क्रॉस कर जाता है और 1000 लाइक्स क्रॉस कर जाता है तो विल डेफिनेटली डू दैट वीडियो फॉर यू। ठीक है, और इस पूरे सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गो फॉरवर्ड एंड चेक इट आउट। आगे बढ़ते हैं भाई, बल्ले बल्ले के साथ शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, इसको भी सॉल्व कर देंगे, टेंशन काहे ले रहे हो? ठीक है, What is the relationship between power and focal length? पावर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशनशिप क्या है? सिंपल सी बात है, पावर और फोकल लेंथ के बीच में सिर्फ एक ही रिलेशनशिप है, P इज इक्वल टू 1/f, जहां पर F मीटर्स में है और आपको पावर डायप्टर्स में मिलेगा। ये है आपका जवाब, खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। There are two lenses with focal lengths of 20 cm and 40 cm respectively. Which of the following lenses will form more convergent light? देखो सिंपल सी बात है, पहले तो हमें ये समझना है कि भाई फॉर्मूला से अगर हम देखेंगे तो हमें दिखता है कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। दिख रहा है ना यहाँ पे कि पावर फोकल लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर ज्यादा होगा, जिसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा उसका पावर कम होगा। करेक्ट है? तो देखा देखी में दिख रहा है कि भाई आपका 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर से कम है, इसलिए पावर आपका 20 सेंटीमीटर का ज्यादा होना चाहिए। आप चलो निकाल कर देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड केस में यहां पर अभी पावर 1, जहां पर आपका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। अब आप गलती सबसे बड़ी वहां करोगे अगर आपने फोकल लेंथ को कन्वर्ट नहीं किया मीटर्स में। फोकल लेंथ को मीटर्स में होना जरूरी है, तभी पावर उसके एसआई यूनिट डायप्टर्स में आएगा। बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर सेंटीमीटर में रहने दो ना। भाई सेंटीमीटर में रहने देंगे तो पावर का यूनिट एसआई यूनिट में नहीं आएगा ना। करेक्ट है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आपका क्लास 9 का फोर्स का फॉर्मूला है। अगर वहां पे मास ग्राम में होगा और आपका एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा तो क्या फोर्स आपको न्यूटन में आएगी? नहीं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगी। करेक्ट है? तो वैसे ही यहां पर अगर आपको पावर डायप्टर्स में चाहिए तो आपको फोकल लेंथ मीटर में लिखना है। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो आ जाएगा 0.2, 20/100 करें तो 0.2 आएगा। तो वैल्यू आएगी आपकी 5 डायप्टर। वैसे अगर मैं P2 निकालूंगा तो मेरी आएगी 1 डिवाइडेड बाई 0.4 विच इज इक्वल टू कितना भाई? कितना हो जाएगा? 0.25 डायप्टर्स। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि आपका ज्यादा बड़ा आपका P1 है। P1 इज ग्रेटर देन P2। ठीक है, तो पहला सवाल सॉल्व हो गया। इस सवाल से मैं आपको यह कहना चाहता था कि भाई पावर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट साल में आते हैं और सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी कभी कभी आते हैं। ठीक है, सो पावर क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा ही एक सिंपल सवाल आ जाएगा जहां पर आपको पावर दी जाएगी, फोकल लेंथ निकालना है, या फोकल लेंथ दी जाएगी, पावर निकालना है। और कभी कभी जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन का सवाल होता है ह्यूमन आई का, उसमें पावर निकालने के सवाल आते हैं। वो हम ह्यूमन आई वाले में करेंगे अगर आप, जैसे मैंने कहा, 500 कमेंट्स और 1000 लाइक्स हो जाता है तो। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। ठीक है, पहला सवाल समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 समझो। देखो, सवालों को समझने से ज्यादा समझो कि किस प्रकार का सवाल है। टाइप ऑफ क्वेश्चन समझना जरूरी है क्योंकि उस टाइप में फिर आप 10-15 सवाल और कर सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पावर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके 15 सवाल मैं कर लेता हूं, फिर कोई भी वैरायटी आ जाए क्या चलेगा, है ना? चलो, अब क्वेश्चन नंबर 2। Sudha finds that a sharp image of the window pane of a science lab is formed from the lens at a distance of 15 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो यार, सुधा जी ना अपने लैब में एक टेबल के ऊपर बैठी हुई है लेंस पकड़ के। ठीक है, लेंस पकड़ के बैठी हुई है सुधा जी, यहां पर खड़ी है। ठीक है, अब उस लैब में ऑफ कोर्स सी बात है खिड़की होगी। ठीक है, खिड़की होगी। उस खिड़की का इमेज मेरे ख्याल से बना रही है हमारी सुधा जी। सुधा फाइंड्स दैट अ शार्प इमेज ऑफ द विंडो पेन ऑफ अ साइंस लैब इज फॉर्म्ड फ्रॉम द लेंस एट अ डिस्टेंस। हाँ, लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे इस विंडो का इमेज बन रहा है। ठीक है,
अब आगे क्या कहानी है। ओके देखो, जब मैंने डायग्राम नहीं बनाया तो लगा कि ये क्या ही चल रहा है ना, जैसे मैंने डायग्राम बनाया सिंपल हो गया, विंडो का इमेज 15 सेंटीमीटर दूर बन रहा है लेंस से, बात खत्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है। Then she tries to focus on the building which is visible to her outside the window instead of the window pane without disturbing the lens। तो उन्होंने लेंस को हिलाए बिना, अब यार इस विंडो के पीछे, विंडो के थ्रू उनको एक बिल्डिंग दिख रही है। ठीक है, विंडो के थ्रू उनको एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है। देखिए बिल्डिंग, ठीक है, ये बिल्डिंग है, ये उनको दिख रही है विंडो के बाहर। अब इस बिल्डिंग को वो ट्राई कर रही, फोकस करने, लेंस को नहीं हिला रही, वो लेंस को हिलाए बिना वो फोकस करने की कोशिश कर रही है इमेज को, इस बिल्डिंग की इमेज को इस स्क्रीन पे लाने की कोशिश कर रही है लेंस को हिलाए बिना। तो अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है, टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का इमेज आपके स्क्रीन पे बनाने के लिए, क्योंकि अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दूर हो गया। पहले आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था, पहले आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये था u1 मान लो, विंडो टू लेंस। अब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ गया, अब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u2 हो गया, दैट इज फ्रॉम द बिल्डिंग टू द लेंस। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि वेयर शुड शी मूव दी स्क्रीन, स्क्रीन को क्या मैं लेंस के पास लाऊं या लेंस के दूर लेके जाऊं ताकि ये बिल्डिंग का सही इमेज मुझे उस स्क्रीन पे दिखे, है ना। तो समझ में आ रहा है कि कैसे डायग्राम के थ्रू आपको क्लैरिटी मिल रही है। जैसे जब भी ऐसे सवालों में आपको समझ ना आए तो आप डायग्राम बनाओ, बहुत समझ में आएगी चीजें। ठीक है, तो अब मैं आपको दोबारा समझाता हूं, देखो ध्यान से। पहले हमारी सुधा जी इस विंडो का इमेज बना रही थी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेंस के थ्रू। अब वो बोर हो गया, आपने बोला कि विंडो का बना दिया, अब विंडो के बाहर बिल्डिंग दिख रही है, इसका बनाते हैं। तो बिल्डिंग दूर है, तो अब लेंस को हिलाए बिना इनको स्क्रीन हिलानी है। ऑफ कोर्स बात भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदलेगा तो इमेज डिस्टेंस भी बदलेगी ना। तो आपसे सवाल ये है कि लेंस को वहीं रखो, स्क्रीन को दूर ले जाए लेंस से कि पास लेकर आए, ताकि इस बिल्डिंग का इमेज उस पर बन सके। कहां ले जाना चाहिए अब ऐसे देखो इसको प्यार से कि एक कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऑब्जेक्ट जब लेंस से दूर जाती है तो इमेज लेंस के दूर बनता है या नजदीक बनता है। तो इसके लिए एक सिंपल सा हम सिमुलेशन कर लेते हैं, मेरे ख्याल से वो सबसे बेहतर होगा। तो एक सेकंड देना मेरे को, मैंने एक्चुअली आप लोगों के लिए सिमुलेशन बना के रखी है ताकि जिनका भी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग ना हो इसके थ्रू कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, सो सबको यहाँ पे दिख रही है ना भाई, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस आपके सामने दिख रहा है, सबको क्लियर है। ठीक है, अब इस कॉन्वेक्स लेंस में देखो ये सिमुलेशन है। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को आपके दूर ले जाऊंगा, मैं ऑब्जेक्ट का हाइट बढ़ा देता हूं। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे यार ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इमेज भी 2f पे बनेगा, देखो इमेज भी 2f पे है। ठीक है, अब मेरा ऑब्जेक्ट पहले यहां पे था, विंडो पहले यहां पे था, इमेज यहां पे बन रहा है। अब मेरा बिल्डिंग यहां पर है, तो अब मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर बदल जाएगा तो मेरे इमेज के साथ क्या हुआ, मेरा इमेज लेंस के पास आ गया, है ना, देख सकते हो आप। पहले मेरा इमेज वहां पे था, अब मैं इमेज को जब लेके आया, ऑब्जेक्ट को जब दूर किया लेंस से, तो इमेज पास आ गया। तो आप स्क्रीन को किस तरफ मूव करोगे, आप स्क्रीन को लेंस के तरफ मूव करोगे ताकि आपको एक क्लियर कट इमेज दिख जाए। करेक्ट है, ठीक है। सो दैट इज द क्रिटिकल क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का क्रिटिकल पार्ट वही है। बढ़िया, ठीक है। तो भाई व्हाट इज द ऑप्टिमल फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। यार देखो विंडो भी आपके लैब से थोड़ी दूर थी, ऑफ कोर्स वैसे लेंस से तो दूरी है ना विंडो, थोड़े ना विंडो के पास बैठे कर रही है, वो नहीं कर रही है। तो विंडो के मामले में जो फोकल लेंथ आता है वही इसके मामले में फोकल लेंथ होगा। तो आप मान लो कि अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ, क्योंकि इमेज 15 सेंटीमीटर बन रही थी। ठीक है, तो लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ, ये विंडो और ये बिल्डिंग वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप यू गाइस गॉट इट राइट नाउ विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशन आल्सो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 3 का है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, An object is placed at a distance of 12 सेंटीमीटर in front of a concave mirror। कॉनकेव मिरर का सवाल जरूर आता है। इसके पहले जो सवाल आपने देखा वो डायग्राम बेस्ड सवाल था। अगर डायग्राम समझ में आता है तब आप कर पाओगे। ठीक है, और वैसे ही रे डायग्राम बेस्ड सवाल भी आते हैं, वो भी हम करेंगे। अब ये देखते हैं कॉमन सवाल जो कॉनकेव मिरर के ऊपर आता है। कॉनकेव मिरर का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्वेक्स लेंस का सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया 12 सेंटीमीटर। लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर। तो ये जिसको रे डायग्राम आता है वही कर पाएगा भाई, और जिसको मेरा वेरिफिकेशन मेथड आता है वही कर पाएगा। पता है मेरा वेरिफिकेशन मेथड, नहीं पता? देखो ध्यान से, बहुत ईजी है। आपको लगेगा अरे सर क्या सिखा दिया आपने, बौकाल मच गया। तो ये कॉनकेव मिरर का सवाल है, बना दिया हमने कॉनकेव मिरर। ये पोल है आपका, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखो आपको दी गई है रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा। क्या होगा?
नेगेटिव होगा, ठीक है। और फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर से? फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, ठीक है। f इज इक्वल टू आर बाई टू, है ना, f इज इक्वल टू आर बाई टू। तो -30 का डिवाइड बाई 2, तो आपका जवाब आता है -15 सेंटीमीटर। तो आपका फोकल लेंथ यहां पर 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। अब ऑब्जेक्ट कहां रखी हुई है? ऑब्जेक्ट रखी हुई है 12 सेंटीमीटर पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखा है 12 पे, 12 तो 15 से कम होता है, तो 12 सेंटीमीटर पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है। ओए होए होए होए, तो यानी कि मेरा ऑब्जेक्ट इन बिटवीन फोकस एंड पोल है। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन बिटवीन फोकस एंड पोल होता है तो मेरा इमेज कहां बनता है? कहां बनता है मेरा इमेज? तो इसको कहते हैं हम वेरिफिकेशन मेथड। भाई अभिषेक सर, समझ रहे हो? आपने डायग्राम बनाया, आपको समझ में आ गया कि भाई इस कॉनकेव मिरर की जन्म कुंडली क्या है, ठीक है। तो ये एक रे पैरेलल है, पैरेलल रे फोकस के थ्रू निकलेगी। दूसरी रे अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से खींचूं तो उसी रास्ते वापस आएगी, है ना। ये दोनों हमारे स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज है। अगर इन दोनों को मैं प्रोजेक्ट, देखो सामने तो इंटरसेक्ट नहीं करने वाले, तो मेरा रिफ्लेक्टेड रेस अगर सामने मिरर के इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो रियल इमेज नहीं बनता। तो ये पीछे इंटरसेक्ट करेंगे, पीछे ले जाएंगे, तो पीछे इंटरसेक्शन हुआ, ये बन गया मेरा वर्चुअल इमेज। अब मुझसे कहानी पूछी जा रही है, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर। भाई ये वर्चुअल है ना भाई साहब, ये इरेक्ट है, और देखो ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो एनलार्ज है ना। और चौथा, ये मिरर के पीछे बना है, मिरर के पीछे बना है, बिहाइंड द मिरर। खत्म। ये भी एक रे डायग्राम बेस्ड सवाल है, ठीक है, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रो। हियर वी गो, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, देखते हैं कैसे फोड़ेंगे इसको। द कैंडल फ्लेम्स इमेज ऑन द स्क्रीन इज ऑब्टेन फ्रॉम द लेंस ऑन द अदर साइड, ठीक है। तो पहली बात, जैसा आपने ये सब पहला पॉइंट पढ़ लिया, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई कौन सा लेंस है ये। कैसे? देखो भाई, जैसे उन्होंने बोल दिया कि इमेज स्क्रीन पे मिल रही है, अगर इमेज स्क्रीन पे मिली तो स्क्रीन पे रियल इमेज बनती है, और वो रियल इमेज सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस बना सकता है, कॉनकेव लेंस रियल इमेज नहीं बनाता। तो सबसे पहला कि भाई ये कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है ये कॉन्वेक्स लेंस है, दिमाग में डाल दो। आगे, और दूसरा एक और हिंट यहाँ पे दिया है कि भाई इमेज ऑन दी अदर साइड बनी है। अगर स्क्रीन ना लिखा हो, अगर ये लिखा हो कि भाई इमेज ऑन दी अदर साइड बनी है, तो दूसरी साइड मतलब ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज ऑन दी अदर साइड बनी है। तो भाई सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस उस साइड बनाता है, कॉनकेव लेंस से सारी इमेज लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे होते हैं, ठीक है। अब when an image is 3 times the flame size, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली रियल इमेज समझ में आ गया हमें, ये इमेज रियल है, और बोला जाए कि भाई मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स है, इमेज का साइज 3 गुना है, और रियल इमेज है इसलिए आप इसको नेगेटिव करार दोगे, क्योंकि रियल इमेज आप नेगेटिव बोलोगे इसको, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द इमेज इज 80 सेंटीमीटर। इमेज और लेंस का डिस्टेंस, यानी कि इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है पॉजिटिव 80 सेंटीमीटर, क्योंकि उस साइड बन रही है तो पॉजिटिव बनेगी, साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होगा। देन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। ये पार्ट तो बहुत इजी है, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है V/U एक लेंस के लिए। तो यहाँ पर आपको U निकालना है, तो ये हो जाएगा V/M। V आपको 80 दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन -3 है, 80/-3 हो गया, कितना होगा, 3 2 6 है ना, और 3 6 18, सो 26.67 सेंटीमीटर आपकी माइनस हो जाती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। काम खत्म, ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है भाई, add a note on the type of the image at a distance of 80 centimeter and the lens। अच्छा, add a note on the type of the image at a distance of 80 centimeter and the lens। अच्छा, अगर मान लो कि आपका इमेज 80 सेंटीमीटर बन रहा है, तो इमेज किस टाइप का? अच्छा, इमेज कौन से टाइप का है भाई? इमेज तो क्लियर हमने लिख दिया ऑलरेडी, इमेज रियल है, इमेज इन्वर्टेड है, बस खत्म बात। और कहां पे बनी हुई ये बताना है, वो भी बता सकता हूं मैं, क्लियर है। कैसे बताऊंगा मैं? याद देखो, मैग्निफिकेशन 3 गुना है, 3 गुना आपको एनलार्ज्ड इमेज कब मिलता है एक कॉन्वेक्स लेंस के केस में? कॉन्वेक्स लेंस के केस में एनलार्ज्ड इमेज तब मिलता है जब ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड 2f1 होते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड 2f1, तब जाके आपको एक एनलार्ज्ड इमेज मिलती है। वो भी बोल दूंगा मैं, यही है अभिषेक सर का वेरिफिकेशन मेथड, ठीक है, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 5 राइट नाउ, लेट्स सी व्हाट इज इट। A student projected a candle flame image, ठीक है, ऑन अ स्क्रीन। तो कौन सा हुआ? इमेज कहां पे बनी है? इमेज स्क्रीन पे बनी है, तो कौन सा लेंस हुआ? ये लेंस की बात हो रही है, मिरर की बात हो रही है, इन फ्रंट ऑफ मिरर की बात हो रही है, तो कौन सा मिरर होगा ये? अगर स्क्रीन पे बनी है तो रियल इमेज बनेगी। रियल इमेज कौन सा बनाता है?
रियल इमेज बनाता है आपका बबुआ कॉनकेव मिरर। कौन बनाता है? कॉनकेव मिरर बनाता है आपका रियल इमेज। बोलो बल्ले बल्ले। ठीक है, ओके। विच इज 48 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 48 नहीं, इमेज डिस्टेंस 48 है। और कॉनकेव मिरर को बना लेते हैं यहाँ पे ताकि डायग्राम समझ में आ जाए। पोल है और फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अप्लाई करते हैं हमारा वेरिफिकेशन मेथड। भाई इमेज 48 नहीं, हाँ इमेज 48 सेंटीमीटर पे और रियल बन रही है, तो रियल इमेज आपके कॉनकेव मिरर के सामने बनती है। सो वी विल बी इक्वल टू -48 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला जा रहा है कि भाई 12 सेंटीमीटर पे आपका पोल से 12 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट भी तो लेफ्ट साइड पे ही होती है इस मिरर के सामने, -12 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। और मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं यहाँ पे भाई रियल इमेज बन रही है और v u से ज्यादा है, v की वैल्यू u से ज्यादा है। वो तभी होती है अगर आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन c एंड f हो और आपका इमेज कहां बनेगा। फिर देख सकते हो क्लियरली, आपका इमेज बनना चाहिए बियॉन्ड c। अगर आपका इमेज बियॉन्ड c बनता है तब जाके आपका 12 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा और 48 सेंटीमीटर का इमेज डिस्टेंस होगा। क्योंकि वही एक केस है जब आपका v जो है u से ज्यादा बड़ा होता है। v u इक्वल होते हैं जब ऑब्जेक्ट c पे होती है, u v से बड़ा होता है जब बियॉन्ड c होती है ऑब्जेक्ट, v तो फिर बिटवीन c एंड f होता है ना। तो दिस इज द केस व्हेन v इज ग्रेटर देन u। ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको समझ में आ जाएगा, आपका रे डायग्राम स्ट्रॉन्ग है और अगर आप मेरे सेशंस देखे हुए हैं तो यू विल गेट ऑल द आइडिया क्लियर। ठीक है, अब सवाल क्या है? सजेस्ट द टाइप ऑफ मिरर व्हिच शुड बी यूज्ड। इट शुड बी कॉनकेव मिरर बिकॉज यू नीड अ रियल इमेज। फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस। बिल्कुल, मैग्निफिकेशन यहाँ पर आपको ग्रेटर देन 1 आएगी क्योंकि यहाँ पे एनलार्ज इमेज बनता है। -v/u है यहाँ पर, तो -v कितनी है भाई? -48। देखो ये नेगेटिव मत भूल जाना, बहुत लोग ये नेगेटिव, दो नेगेटिव भूल जाते हैं। -12, तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई 4 गुना का मेरा आया है मैग्निफिकेशन। नेगेटिव का मतलब होता है रियल इमेज है, 4 का मतलब मैग्नीफाइड इमेज है। बात खत्म होगी। और क्या पूछ रहा है? हाउ फार इज द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस है? बिल्कुल सही सवाल है भाई। 12 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, 48 सेंटीमीटर पे आपका इमेज है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया? 36 सेंटीमीटर का। 36 सेंटीमीटर का है। डायग्राम के सब समझ में आ जाता है। आगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेज बना दिया हमने। कितने मार्क का सवाल है बताइए? सजेस्ट द टाइप 1 मार्क, लीनियर मैग्निफिकेशन 1 मार्क, हाउ फार इज द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट 1 मार्क, 3 मार्क हो गए। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन 5, 2 मार्क का, तो टोटल 5 मार्क्स। 5 मार्क का सवाल था ये, इतने लड्डू तरीके से कर लिया हमने। मजा आया ना? चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 6 राइट नाउ। कितना वक्त हो गया? अरे क्या बात है भाई साहब, 17 मिनट से पहले हमने 5 सवाल कर लिए हैं। इतने अच्छे अच्छे क्वांटिटी के, क्वालिटी के, मार्क्स के। तो एक बार जोरदार बल्ले बल्ले बोल दो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ, अभी के अभी अगर आपने नहीं किया हुआ है। और कमेंट से मुझे बताना जरूर कि ह्यूमन आई के लिए भी चाहिए कि नहीं, और शेयर जरूर करना वीडियो को, क्योंकि भाई शेयरिंग से ही तो केयरिंग होती है। शेयर करो शेयर। ठीक है, अब अ कॉनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब बोल दिया कि फोकल लेंथ 20 है, कॉनकेव मिरर है मेरा। चलो भाई क्लियरली बता दिया उन्होंने, अब कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है यहाँ पे। पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकल लेंथ बोल रहा है कि भाई ये मेरा 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे बताओ कहानी। At what distance from the mirror should a 4 सेंटीमीटर tall object be placed? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी गई है आपको 4 सेंटीमीटर की, पॉजिटिव होती है हाइट हमेशा। So that it forms an image at a distance of 30 सेंटीमीटर from the mirror. ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस यहां पे दी गई है 30 सेंटीमीटर। अच्छा, इमेज 30 पे बन रही है। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। आपको हाइट ऑफ द इमेज भी निकालनी है। अच्छा, at what distance from the mirror should a 4 सेंटीमीटर tall object be placed so that it forms an image at a distance of 30 सेंटीमीटर। अब मुद्दा यहाँ पे क्या है बता? मुद्दा यहाँ पर ये है कि यार ये इमेज डिस्टेंस ये नहीं बताया जा रहा है कि ये रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है। क्योंकि यार इमेज 30 सेंटीमीटर मिरर के सामने भी हो सकता है, मिरर के पीछे भी हो सकता है। कहीं पे भी कोई भी हिंट नहीं है कि इमेज स्क्रीन पे बन रही है या मिरर के सामने बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है, पता नहीं। सो इज दिस इमेज अ रियल और वर्चुअल? वी हैव नो आइडिया। हमें सिर्फ ये बताना है कि भाई हाइट ऑफ द इमेज क्या होगी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी।
और फोकल लेंथ दे दिया आपको 20 सेंटीमीटर का, फोकल लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर का दे दिया है। वेरी 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 इंटरेस्टिंग है ना। तो यहां पर आप कैसे करोगे, यहां पर फिर बेटा आपको दोनों पार्ट करना पड़ेगा। आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि लेट्स अज्यूम इट्स अ रियल इमेज, लेट्स अज्यूम इज अ वर्चुअल इमेज। फिर आपको दोनों केसेस में आपको हाइट ऑफ द इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। यस, कैसे करोगे वो तो सिंपल है, बस आपको यहां तक पहुंचना है कि आपको अज्यूम करना है कि आपको दोनों करना है। ठीक है, जैसे अज्यूमिंग रियल इमेज, ठीक है। तो रियल इमेज बनेगा तो आपकी क्या कहते हैं, इमेज मिरर के सामने बनेगी, और मिरर के सामने बनेगी तो आपको v लेना पड़ेगा -30 सेंटीमीटर, है ना। v आपको -30 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, और बाकी फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का नेगेटिव ही होता है -20 सेंटीमीटर। अब आप मिरर फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हो कि भाई u क्या है ना। देखो जैसे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u आपका मिरर फॉर्मूला है। आपको 1/u निकालना है तो 1/v क्या हो जाएगा भाई, u निकालना है तो 1/u गया, -1/u हो गया, 1/v -1/f हो गया। तो ये बेसिकली आप समझ लो कि 1/f -1/v है, ठीक है। आपको 1/u निकालना है तो 1/f कितना है भाई, -20, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये v का नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो गया तो 30 बच गया। अब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो आपको मिलेगा 30 - 20 10, और नीचे आएगा -20 इंटू 30, 10 1 ज़ा 10 3 ज़ा, आपके पास u की वैल्यू आ चुकी है -60 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी u की वैल्यू अगर आपने इसको एक रियल इमेज सिनेरियो कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो इस सिनेरियो में फिर आपको ये भी पता करना है कि भाई हाइट ऑफ द इमेज कितनी है। हाइट ऑफ द इमेज कैसे निकालते हो आप, भाई हमें पता है कि हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट -v/u होता है, तो -v/u इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वहीं से आपने हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज को निकाल दिया। जैसे मैग्निफिकेशन क्या होती है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज ऑल्सो इक्वल टू -v/u फॉर मिरर, है ना। ये फॉर्मूला जो होता है, इसमें मैंने हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को वहां लेके आ गया, बस इतना ही किया मैंने और कुछ नहीं, ठीक है। तो -v कितनी है निकाला मैंने 60, नहीं v तो मेरे को पता है ना -30, हाँ -30, और u मुझे मिला -60। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी गई है 4, ठीक है। सो 31 ज़ा 32 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, नेगेटिव कैंसिल। अभी मुझे हाइट ऑफ द इमेज -2 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब ये वो केस है जब मैंने इस सिनेरियो में ये अज्यूम किया कि भाई ये रियल इमेज है, ठीक है। अब मेरे को ये सेम प्रोसेस करना पड़ेगा अज्यूमिंग कि भाई ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है। अब वर्चुअल इमेज वाला सिनेरियो भी कर लेते हैं, आ जाओ भाई साहब, उसको क्यों छोड़ना, ठीक है। सो अज्यूमिंग वर्चुअल इमेज केस, तो क्या होगा, यहां पर वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब इमेज मिरर के पीछे होता है, तब आप v को +30 सेंटीमीटर मान लोगे। 30 है ना, हाँ +30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ तब भी -20 रहेगा, फोकल लेंथ की साइन नहीं बदलेगी। अब आप दोबारा अप्लाई करो फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। u को यहाँ पे ले आओ, f को वहाँ ले जाओ, तो 1/u बन जाता है आपका 1/f माइनस 1/v, ठीक है। तो फोकल लेंथ कितनी है आपकी -20, माइनस v कितनी है आपके भाई 30, तो वैल्यू निकालो। तो ये आ जाएगा 30 + 20 50 हो गया, डिवाइडेड बाई -20 इंटू 30। तो क्या बना यहाँ पर 10 5 बार, 10 30 बार 3 बार, और 5 1 बार, 5 4 बार, तो -12 सेंटीमीटर आपका बन जाता है u। क्या बन जाता है, u बन जाता है -12 सेंटीमीटर। देखा वैल्यू बदल गई। अब आपको दोबारा निकालनी है हाइट ऑफ द इमेज इक्वल टू -v/u इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। -v आपका है 30, u आपका है -12, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 4 4 एक बार, 4 3 बार, और 3 एक बार, 3 10 बार। हाइट ऑफ द इमेज बन जाती है +10 सेंटीमीटर। बताओ, ये सवाल भी आपको 3 मार्क के लिए 5 मार्क्स के लिए आ सकता है, लेकिन ये सवाल इंटेलेक्चुअल नहीं है, ये कैलकुलेटिव है। इस सवाल में इंटेलिजेंस बंद हो जाती है, जैसे आपने समझ लिया कि भाई रियल इमेज केस पहले करो, फिर अज्यूमिंग वर्चुअल इमेज केस सेकंड करो। जैसे आपने वहां तक पहुंच गए, इसके बाद तो फिर सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, फिजिक्स वहां पे खत्म हो जाती है, ठीक है। तो बढ़िया भाई साहब, मजा आ गया देखकर। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7। बढ़िया ना,
मैंने बोला था अच्छा चल रहा है, आपको मजा आ रहा है, मेरे को तो मजा आ रहा है, कितने अच्छे अच्छे सवाल है। और ये जो जिसका पीछे जो सवाल करा है ना, ये हॉट्स में आता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले सवाल में आता है, जहां पर बच्चों से हो नहीं पाता कि बबुआ करे कैसे। क्योंकि यार देखो, आधे बच्चे तो समझ लेंगे कि ये रियल इमेज कर लेंगे, आधे बच्चे वर्चुअल इमेज कर लेंगे, आधे बच्चों को फर्क नहीं पड़ता कि एम नेगेटिव लेना है, वी नेगेटिव लेना है, एफ पॉजिटिव लेना है, क्या लेना है समझ नहीं आता किसी को, तो बस करते जाओ, है ना। बस समझना करना ये ज्यादा जरूरी है। देखो ये आ गया आपका फेवरेट सवाल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सवाल आना ही आना है बबुआ, आना ही आना है। तो ये कॉमन सवाल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कॉमन टाइप ऑफ सवाल है। वाटर हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 एंड अल्कोहल हैज 1.36, ठीक है। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल इज 1.36। इस इंफॉर्मेशन से आपको क्या क्या समझ में आता है पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इससे ये समझ में ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जिससे ये समझ में आ जाता है कि अल्कोहल जो है आपके पानी से ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर है, ठीक है, ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C/V। तो आप यहां पे देख सकते हो C तो भाई आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में जो एक कांस्टेंट वैल्यू है 3 न्यूटन पर 8, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देखोगे V से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उस लाइट का उस मीडियम में जो वेलोसिटी है उससे उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल भाषा में मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी उस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और उस मीडियम में डेंसिटी भी ज्यादा होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी, इससे तो लाइट की स्पीड कम है ना। जिस रोड में ट्रैफिक ज्यादा होता है वहां पे आपकी स्पीड कम हो जाती है, वहां पे ट्रैफिक की डेंसिटी ज्यादा है, वैसे यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए वेरी गुड इंडिकेशन कि किस मीडियम का डेंसिटी ज्यादा है। तो इन दोनों के केस में आपको समझ में आ गया भाई अल्कोहल का जो है ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है आपके पानी से। इतना क्लैरिटी मिल गया ना सब देखकर। अब आगे देखते हैं क्या पूछा है भाई, विच ऑफ द टू मीडिया इज ऑप्टिकल डेंसर, वही सवाल है, वही सवाल है। तो आप लिखोगे since Na is greater than Nw, your answer is that alcohol's refractive index greater than water's refractive index, alcohol is more optically denser. Give reason for your answer, बता दिया भाई refractive index ज्यादा है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि refractive index is higher, that indicates that the velocity of light in that medium is slower, indicating that it's a denser medium, ये भी लिख सकते हो आप। ड्रॉ रे डायग्राम, ये सेकंड पार्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग ऑब्लिक्यूली फ्रॉम वाटर टू अल्कोहल। सबसे पहले जब ऑब्लिक्यूली वर्ड सुनते हैं लोग उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते, ऑब्लिक्यूली का मतलब होता है इंक्लाइंड। आप लाइट को स्ट्रेट नहीं डाल रहे हो, आप लाइट को ऐसे इंक्लाइंड डाल रहे हो, बस इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो भाई पानी से अल्कोहल में लाइट रे जा रही है, कैसे जा रही है, पानी से अल्कोहल। तो मान लो कि ये मीडियम नंबर 1 है, मीडियम नंबर 2 ये आपका नॉर्मल है, आपकी लाइट रे मीडियम नंबर 1 क्या भाई पानी है ना, पानी है, पानी से अल्कोहल में लाइट रे जा रही है, पानी से अल्कोहल में लाइट रे जा रही है, ऐसे जा रही है लाइट रे। तो सीधी निकलनी चाहिए थी, लेकिन भाई देखो क्या कहते हैं, मीडियम बदल गया तो रिफ्रैक्शन होगा। और मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि पानी रेयर मीडियम है, अल्कोहल डेंसर मीडियम है, अभी हमने प्रूव कर दिया। सो माई लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, तो लाइट रे किस डायरेक्शन में बेंड होंगी, नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से अवे। इसका भी शॉर्टकट मैंने सिखाया हुआ है RDTN, यानी कि राधा फ्रॉम तमिलनाडु। राधा फ्रॉम तमिलनाडु कहती है कि अगर लाइट रे रेयर से डेंस मीडियम में जाएगी तो मैं टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी लाइट, तो ये लाइट रे सीधी जानी चाहिए थी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। राधा फ्रॉम तमिलनाडु। तीसरा पार्ट क्या कहता है, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द अबव केस है। अच्छा ये अच्छा सवाल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का एक ही फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन सर यहां पर रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे आप, वही तो बात है। इट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये मैंने 1000 बार बताया हुआ है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है।
तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब यहाँ पे दो दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट किया गया है, कंपेयर किया गया है, और वो कौन सा है, वो है n2/n1, यानी कि मीडियम 2 को मीडियम 1 से कंपेयर किया हुआ है, और मीडियम 2 यहाँ पर क्या है भाई, अल्कोहल है ना। इस मामले में क्या है, सेकंड मीडियम कौन सा, अल्कोहल है, 1.36 की वैल्यू है उसकी, डालो यहाँ पे 1.36। n1 क्या है, पानी, 1.33 उसकी वैल्यू है, निकालो इसका वैल्यू, ये है रिलेशनशिप। इसकी वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से समवेयर अबाउट 1.0 समथिंग वैल्यू आएगी, वो है रिलेशनशिप। तो यू विल राइट डाउन sin i इज इक्वल टू 1.0 समथिंग समथिंग sin r। ये है रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन दिस पर्टिकुलर केस। समझे? क्या वैल्यू देख लेते हैं भाई, 1.0225 देख लो, 1.0225। सब लड्डू सवाल है, सब, बस दिल लगाई करो, सब आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। सेम लड्डू, अब वो दोबारा लड्डू वाला केस आ गया ना कि भाई ठीक है, तो सिंपल सवाल है, कर ही लेंगे, कौन इसमें टेंशन लेता है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव मिरर विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, तो आई थिंक इसमें हमें समझ में आ गया कि भाई ऑब्जेक्ट को कहाँ होना चाहिए, मैग्निफिकेशन अगर 3 गुना है और रियल है तो कहाँ होना चाहिए ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी होना चाहिए, देन द इमेज विल फॉर्म बियॉन्ड सी, है ना। ये तो वी नो दिस है कॉन्केव मिरर एज वेल। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज बियॉन्ड सी, या राइट, कूल। ठीक है, कैसे निकालेंगे अभी पोजीशन ऑफ द इमेज, वो निकालते हैं। ठीक है, तो देखो एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट हाइट दी गई है 2 सेंटीमीटर पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन दी गई है -3, माइनस क्यू रियल है, 3q मैग्नीफाइड है, दिया हुआ है, और आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर दी गई है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -16 सेंटीमीटर आपको पहले निकालना है v। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है मिरर के लिए -v/u, तो v इज इक्वल टू -m इंटू यू, माइनस मैग्निफिकेशन इज -3, u इज -16, तो माइनस माइनस एक और माइनस बच गया, 16 3 इज 48 सेंटीमीटर। भाई ये नेगेटिव साइंस का बहुत इंपॉर्टेंस है, देखो, क्योंकि एक नेगेटिव साइन छूट गया आपको वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, जो गलत हो जाएगा पूरे मार्क्स कट जाएंगे आपके। पॉजिटिव 48 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी सर, देखा मेरे से गलती होगी, नेगेटिव 48 सेंटीमीटर। क्या भाई साहब, नेगेटिव 48 सेंटीमीटर है। हाँ, अब आप सेकंड क्या पूछ रहे हैं, सेकंड क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। बिल्कुल निकालेंगे भाई, फोकल लेंथ का फॉर्मूला पता है हमें, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v तो आपको पता ही है, v निकाल दिया हमने -48, प्लस u तो आपको पता ही है -16। ठीक है, चलो निकाल दो वैल्यू, -16 -48 हो जाता है आपका, इसका एलसीएम निकालोगे तो आपको क्या कहते हैं आ जाना चाहिए वैल्यू, पता ही है ना कैसे निकालते हैं, नहीं पता, क्या करते हो जिंदगी में। ठीक है, -16 -48 इज बेसिकली -64। मेरा एलसीएम निकालने का तरीका ये है, थोड़ा वियर्ड है, सॉरी अबाउट दैट। 16 1 16 4 4 1 4 12 होना चाहिए, एक नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, तो फोकल लेंथ बिकम्स कम आउट टू बी -12 सेंटीमीटर। खत्म। मैं एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालता हूँ, बहुत बच्चों को पता है इस बारे में, है ना। तो एफ इजिकल टू -12 सेंटीमीटर हो गया, -48 -12 दोनों सही है हमारा। निकालते हैं अलग कैसे आ रहा है, -16 नहीं सही है, यहाँ पर जवाब कुछ गलत दिए हुए, -16 इंटू 3 होगा ना, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इंटू 3, 16 इंटू 3 थोड़ी ना 24 होता है, व्हाट इज दैट, करेक्ट। तो यहाँ पे जवाब गलत दिया हुआ है, बट ठीक है हमारा जवाब सही था। ओके, ऑसम गाइस। नाउ मूविंग ऑन टू द 9th क्वेश्चन, जो मैंने बताया था आपको प्रिस्क्रिप्शन ऑफ करेक्टिव लेंसेज वाला, जो ह्यूमन आई का ज्यादा आता है सवाल, लेकिन लाइट से नहीं आता है, तो मैंने वो सवाल भी यहाँ पे डाल दिए हैं। ठीक है, पावर का कैसे निकालते हैं। अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड द करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5D, है ना। तो भाई पॉजिटिव का मतलब होता है ये कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव कॉन्वेक्स लेंस की होती है। पावर 1.5D हुआ है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। इट इज डेफिनेटली कन्वर्जिंग लेंस, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्जिंग ही होगा। और पावर यहाँ पे दिया हुआ है +1.5 डायोप्टर्स। फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/पावर 1 डिवाइडेड बाई 1.5, जो भी आपको वैल्यू आएगी। 1 डिवाइड 1 पर कितना, 10/15, दैट इज 2/3,
2/3 0.67, हाँ तो 0.67 सेंटीमीटर आपकी वैल्यू हो जाती है। एंड पॉजिटिव साइन इंडिकेट इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस, दैट मीन्स कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, दैट वॉज इट पीपल, एंड हियर वी गो फॉर द last and the final question for today, and that is absolutely an homework for all of you guys. ये भी एक 5 मार्क का सवाल है, और मैं चाहूंगा कि along with you telling me कि आपको ये सेशन ह्यूमन आई के लिए भी चाहिए, I want you guys to spam the answer for this question as well. This is the 10th most important question. ये सवाल भी जरूर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा, so please make sure that you let me know the answers in the comment section. और 1000 लाइक्स भी हो जाने चाहिए, तभी ह्यूमन आई के लिए वीडियो आएगी भाई साहब। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। हिट द लाइक बटन गाइस, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ इन केस यू हैवंट येट। और इस पूरे सेशन का टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एक और बात जाने से पहले, देखो यार, मेजॉरिटी बच्चे लाइट और ह्यूमन आई पहले करते हैं अपने सिलेबस में, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का हर एक टॉपिक का मैंने शॉर्ट्स बना दिया है, 60 सेकंड के शॉर्ट्स बना दिए हैं, एंड यू कैन फाइंड दो शॉर्ट्स ऑन वेदांतो 9th and फिजिक्स चैनल। हाँ जी, वेदांतो 9th and का फिजिक्स चैनल सेपरेटली भी है, जहां पर मैं शॉर्ट्स के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जाइए, चैनल खोलिए, और आपको अच्छा लगे अगर क्लास 10 की वीडियोस, तभी शॉर्ट्स, सिर्फ शॉर्ट्स है, कोई लॉन्ग वीडियो नहीं है, मेरे को पूरा एक नहीं मैं कर सकता हूं, तो आप देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Until this Abhishek signing off for today. Enjoy your life, stay home, stay safe and stay strong, and I will catch you guys in the next one. Peace people.